जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शेयर करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे और कल के वीडियो के जो 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन 2020 में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। तो देखिए, ये शहर आपका मास्को है जो कि रूस यानी कि रसिया में स्थित है। याद रखिएगा कि रूस का जो आपका मास्को शहर है ये टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 का ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर रहा। और इस सूची में दूसरे स्थान पर भारत का मुंबई शहर रहा। तीसरे स्थान पर आपका कोलंबिया का बोगोटा रहा। चौथे स्थान पर फिलीपींस का मनीला रहा। पांचवें स्थान पर टर्की का इस्तांबुल रहा। छठवें स्थान पर भारत का बेंगलुरु शहर रहा। और सातवें स्थान पर यूक्रेन का कीव शहर रहा। और देखिए, इसमें जो है आठवें स्थान पर भारत का नई दिल्ली शहर है। नौवें स्थान पर आपका जो है रूस का नोवोसिबिर्स्क शहर रहा। और इसमें 10वें स्थान पर आपका थाईलैंड का बैंकॉक रहा। तो ये टॉप 10 की लिस्ट है। ये जो है टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार जो है ये 10 दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहर हैं। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे आ सकते हैं। देखिए, जो आपका टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स है इसके मुताबिक 2020 में रूस का मास्को जो है दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। और यही दूसरी दुनिया का जो टॉप 10 शहरों का सूची तैयार किया गया है। तो देखिए, इसमें भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में टॉप 10 में भारत के कितने शहरों के नाम शामिल है, तो टोटल 3 शहर जो है ये टॉप 10 में शामिल हैं। इसमें जो आपका मुंबई है ये दूसरे नंबर पर रहा, मैंने अभी आपको बताया भी। बेंगलुरु छठवें स्थान पर रहा और दिल्ली 8वें स्थान पर रहा। तो इसको याद रखिएगा, कभी कभी कंपेरेटिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ लेता है। और इस टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में भारत का एक और शहर है जो कि महाराष्ट्र में स्थित, इसका नाम है पुणे। पुणे जो है ये 16वें नंबर पर रहा टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स में। तो इन भारत के चारों शहरों की रैंकिंग याद रखेगा। और एक खास पॉइंट याद रखना है कि दुनिया के टोटल 56 देशों के 416 शहरों पर एनालिसिस करके इस टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 को तैयार किया गया है। देखिए, जो आपका टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स है ये पिछले 10 वर्षों से दुनिया भर के 400 से अधिक शहरों में ट्रैफिक कंजेशन लेवल की जो है जानकारी दे रहा है कि कौन जो है सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा, कहाँ पे ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जो है जाम होता है। और देखिए, कंपैरिजन थोड़ा सा आप कर लेते हैं 2019 से। जो आपका टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 रहा, देखिए ये 20 का डाटा है, ये नीचे 19 वाला डाटा है। तो 2019 के टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स में जो है जो आपका सबसे दुनिया का खराब ट्रैफिक वाला शहर रहा, इसमें टॉप 10 की लिस्ट में भारत का बेंगलुरु शहर जो ये पहले नंबर पर था। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिलीपींस का शहर मनीला था। तीसरे नंबर पर कोलंबिया का बोगोटा था। चौथे नंबर पर भारत का मुंबई। पांचवें नंबर पर भारत का पुणे। छठे नंबर पर रूस का मास्को। सातवें नंबर पर पेरू का लीमा शहर। और आठवें नंबर पर भारत का दिल्ली। नौवें नंबर पर तुर्की का इस्तांबुल था। और 10वें नंबर पर जो इसमें इंडोनेशिया का जकार्ता था। तो ये पिछले साल का जो है रैंकिंग है। पिछले साल 2019 में टाम टाम ट्रैफिक इंडेक्स में कौन सा शहर पहले स्थान पर था, ये शहर आपका था बेंगलुरु, ठीक है। और इस साल कौन सा शहर है, इस साल जो है मास्को है दुनिया का नंबर 1 ट्रैफिक वाला यानी कि भीड़ भाड़ वाला शहर। और दूसरा प्रश्न कि निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अमेरिका वाले अभी तक जो है चीन का ही टमाटर खा रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित जो टमाटर हैं और कपास यानी कि कॉटन है, इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अमेरिका का जो आपका सीमा शुल्क विभाग है इसके अनुसार ये आदेश जो है ये चीन के झिंजियांग के कपास से बने कच्चे रेशों, परिधानों, वस्त्रों पर लागू होता है। साथ ही इस क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, सॉस यानी कि जो टमाटर से चटनी बनती है, ठीक है, तो चटनी यानी कि सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए, चीन की कोई भी चीज़ विश्वसनीय नहीं है। एक कहावत है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, यानी कि उसकी कोई मतलब लाइफ नहीं होती है कब वो एक्सपायर हो जाए। और चीन आप देख ही रहे हैं, कोरोना ऐसी महामारी चीन ने दी है पूरी दुनिया को। तो ऐसे देश को अवॉइड करना चाहिए, यहाँ के प्रोडक्ट हमें नहीं यूज करने चाहिए। देखिए, एक मेरा प्रोडक्ट है उसको यूज़ कीजिए और इसको यूज़ करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर लेंगे, आपको और तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, अभी हाल ही में जितने एग्ज़ाम हुए रिसेंटली
सारे एग्जाम में जो है इसी पीडीएफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही पूरे के पूरे प्रश्न जो है फंस जा रहे हैं। तो टोटल 3500 करेंट अफेयर वाला जो वार्षिकांक 2020-21 है, इसमें 2020 के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर आपको मिलेंगे, वो भी पूरे विस्तार से। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए और आने वाली परीक्षाओं में 100% सफलता ग्रहण कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को पुर्तगाल में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो देखिए, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं मनीष चौहान जी। यहाँ पर ये फोटो भी दिख रही है आपको। देखिए, पुर्तगाल जो है आपका एक यूरोपियन कंट्री है। देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोपियन रीजन आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो यूरोप में कुछ इस पॉइंट पे देखिए आपका पुर्तगाल स्थित है। और पुर्तगाल जो देखिए इसकी कैपिटल है लिस्बन, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मार्सेलो रेबेलो डे सूजा, और करेंसी यहाँ की है यूरो। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? देखिए, कल बहुत सारे लोगों ने स्टेटस पे लगाया था, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनका स्टेटस मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम 15 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय सेना दिवस। लेकिन क्यों मनाते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। देखिए, दो कारण हैं कि 15 जनवरी को हम भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। पहला ये, देखिए भारत के जो फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, इनके सम्मान में जो है ये 15 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं भारतीय सेना दिवस, क्योंकि जो आपके भारत के जो फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, ये 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे ये। और के.एम. करियप्पा ने यह पदभार सर फ्रांसिस बूचर से ग्रहण किया था। और सबसे खास बात कि 15 जनवरी 1949 के दिन ही भारतीय सेना पूरी तरीके से ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हो गई थी, और इसीलिए 15 जनवरी 1949 को जो है कहा जाता है कि भारत की सेना का स्थापना हुआ था। और देखिए, भारतीय सेना ने इस वर्ष यानी कि 2021 में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा को जो है आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। देखिए, अमेरिका उन देशों को जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं, उनको सूचीबद्ध करता है। और इस सूची को देखिए पहली बार वर्ष 1979 में इराक, लीबिया, सीरिया, दक्षिण यमन के साथ जो है जारी किया गया था। तो याद रखिएगा कि अमेरिका की एक लिस्ट यानी कि सूची है, जिसमें ये जो है जितने भी आतंकवाद प्रायोजित देश हैं उनको जो है लिस्टेड करता है, और इसी सूची में इसने क्यूबा को भी लिस्टेड कर दिया है। देखिए, क्यूबा जो है इसकी कैपिटल हवाना है, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं मिगुएल डियाज कैनल, और यहाँ की पॉपुलेशन है 1.13 करोड़। और क्यूबा की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका, इसके बीच में एक कैरेबियन रीजन आता है, कैरेबियन सी वाला। तो देखिए यहाँ पे जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका है क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा के अगर मैप को आप जूम करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नई पर्यटन नीति 2021 लागू की? देखिए, हाल ही में गुजरात की जो सरकार है इसने नई पर्यटन नीति 2021 को लागू किया है, और ये नीति 31 मार्च 2025 तक गुजरात में लागू रहेगी। और ये नीति क्या है? देखिए, इस नीति से जो है क्या होगा, गुजरात में पर्यटन के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ याद रखेगा। देखिए, गुजरात में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी है। गुजरात में गिर वन अभयारण्य है, मतलब गिर में जो आपके शेर वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, बब्बर शेर। और गुजरात में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो गुजरात को बहुत ही खास बनाता है। गुजरात एक कोस्टल एरिया है, जहाँ से यानी कि समुद्र तट से जो है व्यापार वगैरह पूरी दुनिया में होता है। तो भारत अपना जो मतलब कहा जाए बना हुआ माल या फिर कच्चा माल है, ये बहुत सारे देशों को निर्यात करता है। कहाँ से? गुजरात के बंदरगाहों से। तो इसीलिए गुजरात में जो है बिजनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपने देखा भी होगा कि गुजरात में और महाराष्ट्र में, यहाँ दो प्लेसेस में जो है बहुत सारे उद्योगपति जो है अपना अड्डा बना चुके हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी हो गए, ये मुंबई शहर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए जो सी पोर्ट है वहाँ से अपना माल आयात करते हैं आराम से। मतलब देखिए, जिसको जहाँ सुगमता मिलेगी अपने व्यापार को करने में, वो बिजनेसमैन वहीं सेटल हो जाता है। तो इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र ये बहुत ही खास मतलब प्लेसेस हो गए भारत के, ठीक है। और देखिए, गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर जो है इनका नाम है आचार्य देवव्रत, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गुजरात की टोटल जनसंख्या है 6.27 करोड़। और सातवां प्रश्न की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर, अभी हाल ही में एक दिग्गज बैंक है जिसका नाम है ड्यूस बैंक एजी, इस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है?
तो देखिए अभी हाल ही में ड्यूस बैंक एजी पर जो है टोटल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने, किस लिए? डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए। देखिए आरबीआई जो है ड्यूस बैंक पर ये जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4)(1) में मौजूद सेक्शन 47A(1)(c) के प्रावधानों के तहत लगाया है। और देखिए ड्यूस बैंक की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? देखिए इसका मुख्यालय आपका स्थित है जर्मनी में। तो ड्यूस बैंक जो है ये एक जर्मन बैंक है और इसकी शाखाएं भारत में भी काम करती हैं। देखिए ड्यूस बैंक के सीईओ आपके हैं क्रिश्चियन शिविंग और इसका मुख्यालय आपका है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। ड्यूस बैंक की स्थापना 10 मार्च 1870 को बर्लिन जर्मनी में हुई थी और इसके संस्थापक का नाम यहाँ पे दिख रहा है आपको, बहुत टेढ़ा नाम है। पहले का नाम है लुडविग बेमबर्गर और दूसरे का नाम है अल्बर्ट डेलबर्ग। तो नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं, ये पता नहीं क्या, हमारे यहाँ तो अच्छे नाम होते हैं, रामू, पिंटू, बबलू, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, और यहाँ पे देखिए ये लोग पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, क्या बताया जाए। खैर हमें याद रखना ही पड़ेगा। 8वां प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करने वाला 8वां भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने वाला केरल जो है ये 8वां भारतीय राज्य बन गया है। और इससे पहले जो 7 राज्य जिन्होंने सुधार किया वो कौन से हैं? देखिए केरल राज्य जो है अब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे 7 अन्य राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब हो गया व्यापार सुगमता। अगर किसी राज्य में आप व्यापार करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन मिल रहे हैं? देखिए बहुत सारे राज्य जो है इन्होंने कहा कि आइए हमारे राज्य में आप कंपनी लगाइए, हम आपको बिजली का बिल जो है केवल 1 रुपये यूनिट देंगे, ठीक है। आपको अन्य राज्यों में 5 रुपये यूनिट मिल रहा है, हम आपको अपना उद्योग चलाने के लिए 1 रुपये यूनिट की बिजली देंगे। हम आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आप जिससे अपने व्यापार को सुगमता से चला सकेंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है सरकारों को? अगर किसी राज्य में जो है उद्योग लगेगा तो वहाँ के लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता है। तो इसी लालच में सरकारें जो है ये कहती हैं कि आइए हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि व्यापार सुगमता बना, मतलब आपके व्यापार में सुगमता आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसी में सुधार किया है अभी केरल ने भी। और इसी के साथ केरल जो है ये अब ओपन मार्केट उधार के माध्यम से कुल 2,373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए भी पात्र हो गया है। देखिए यहाँ पे फोटो दिख रही है, ये फोटो आपकी है पिनराई विजयन की जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जनसंख्या है 3.48 करोड़। नवा प्रश्न है कि भारत का पहला 9mm मशीन पिस्टल किसने बनाया है? तो देखिए भारत का जो पहला 9mm मशीन पिस्टल है इसको बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ ने अकेले ये कारनामा नहीं किया है। देखिए भारत की इस पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। देखिए भारतीय सेना का जो इन्फेंट्री स्कूल महू है और डीआरडीओ का जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे है, इसने जो है इन दोनों संस्थाओं ने अपनी संबंधित विशेषज्ञता का उपयोग करके इस हथियार को डिजाइन किया है। और सबसे खास बात इस 9mm मशीन पिस्टल का, क्योंकि भारत का पहला 9mm मशीन पिस्टल है, इसका नाम क्या रखा गया है? देखिए इसका नाम अस्मी रखा गया है। अस्मी का मतलब है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। और इस हथियार को देखिए 4 महीने में, मतलब 4 महीने के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। याद रखिएगा भारत का जो पहला 9mm मशीन पिस्टल है इसको डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बनाया है। और इंडियन आर्मी की जो संस्था है इन्फेंट्री स्कूल महू और डीआरडीओ का आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है पुणे में जो कि है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया, इसका नाम क्या है? अस्मी। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे जिनका नाम है दुष्यंत दवे, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है ये एक भारतीय बार एसोसिएशन है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पेशेवर वकील शामिल होते हैं, उनका एक यूनियन होता है ये। और उसी के ये अध्यक्ष थे कौन? दुष्यंत दवे। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुख्यालय आपका जो है नई दिल्ली भारत में स्थित है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और एक काम किया कीजिए, देखिए आप मतलब जितने क्वेश्चन अपडेट मैं पूछता हूँ ये सभी कल के पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चन होते हैं। तो पिछला वीडियो एक दिन पहले वाला वीडियो जो उसको देख के जरूर रिवाइज किया कीजिए, इससे आपका रिविजन हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जिस चीज़ को आज आपने पढ़ा है उसको आप अगले दिन जरूर रिवाइज किया कीजिए। यही तरीका होता है एक तरीके से मतलब किसी भी कंटेंट को याद रखने का। देखिए आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, का नाम बताइए।
और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर बनाया गया, बताइए। और तीसरा कि जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित करके कितने प्रतिशत नेगेटिव में रहने की उम्मीद जताई है, बताइए। देखिए, जीडीपी के जितने भी आंकड़े मैं आपको बताता हूँ उसको आप एक अलग कॉपी में अलग पेज पर नोट कर सकते हैं, और यही एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया, बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता, इसका आंसर बताइए। और नहीं पता तो कल का वीडियो देख उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के जितने भी क्वेश्चन अपडेट थे उनके सही उत्तर क्या क्या है। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि भारत की किस फार्मा कंपनी ने ब्राजील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए ब्राजील के प्रीसीसा मेडिकमेंट्स कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी है भारत बायोटेक, ठीक है। और दूसरा प्रश्न था कि किस देश में पहली बार पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया गया। तो देखिए, जो भारत का पहला मतलब किया जाएगा, देखिए भारत में जो है भारत का पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, बिल्कुल। और देखिए, तीसरा प्रश्न था कि मेकिंग ऑफ अ जनरल हिमालयन इको पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इसको लिखा है कोनसम हिमालय सिंह ने। और चौथा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, भारत को 85वां स्थान मिला है। और पांचवा था कि द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखा है। तो इसको लिखा है SY कुरैशी ने। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को तुरंत लाइक करके इसके लिंक को कॉपी कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और फेसबुक पेज पर जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, खासतौर से फेसबुक पेज की, वहाँ पे क्लिक करके इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।